नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 का मतलब BE का जो है चैप्टर 818 का जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इकाई नंबर 3 और जो है ब्लॉक नंबर 1 का पढ़ेंगे। 3 और 4 पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि इसमें आता है एक लाइनर क्वेश्चन यानी कि वास्तविक प्रश्न आता है। तो हम लोग जो है पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो लाइनर क्वेश्चन होगा वो कभी नहीं छूटेगा। देखिए, वन परितंत्र क्या होता है। अब हम देखते हैं कि वन क्या होता है। वन शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन यानी फेरिस, कहाँ से हुआ है? लेटिन शब्द फेरिस से होता है। फेरियस यानी फेरियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहता है जिसका अर्थ होता है बाहर, यानी उसका संदर्भ में गांव के बाहर सीमा पर लगी बड़ा सा है और इसमें सभी प्रकार की सभी ज़मीनें शामिल हैं हो नहीं जाती है। वहाँ कोई नहीं रहता है। आज वन उस जमीन को कहते हैं। देखभाल के लिए वन विद्या और विधि उपदेश पूर्ति के लिए किया जाता है। और चाहे जमीन वृक्ष, पहाड़ियों और आरोही पौधे की इत्यादि से ढकी हो नहीं वन की जीवाओं एवं जीवाओं समुदाय के यानी बायोटिक कम्युनिटीज़ पर की विभिन्नता एवं किस्म पर जटिल समुच्चय शामिल होती है। मृदा की किस्म जो है कम्युनिटीज़ की विभिन्न किस्म के जटिल समुदाय शामिल होता है। मृदा की किस्म जलवायु तथा स्थानीय स्थलीकृत एवं टोपोग्राफी वृक्षों के वितरण है और वन वनस्पति में अधिकता और निर्धारण करती है। विभिन्न प्रकार के वन यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की विशेषता के आगे वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले छोटी छोटी धारियाँ होती है, जंगल होती हैं। उसके बाद बायोरल वन होते हैं। उसके आगे मिश्रित वन क्षेत्र होते हैं। उसके बाद शीतोष्ण वन क्षेत्र होते हैं। उष्ण वन क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं। इसे ट्रेंड क्या होता है? देखिए, इस प्रकार से वन का विचलन होता है, यानी कि जो घास फूस होता है उसे ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बेरियल वन होते हैं। उसके बाद मिश्रित वन होते हैं, उसमें जो है दोनों वन मिले होते हैं। और धीरे धीरे आगे जाएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो है स्ट्रॉन्ग वाले इस तरह के वृक्ष होते हैं। ज़्यादातर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वृक्ष हैं ये शीतोष्ण के वृक्ष हैं। तो इस प्रकार के वन यानी मिश्रित वन। आगे यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ वाला भी है, जैसे कि यहाँ पे हो गया उष्णकटिबंधीय, यानी कि ये इसे उष्णकटिबंध टोपा जैसा लगा रहता है। तो उष्णकटिबंध ये सब वृक्ष हो गए। और ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय के कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं उष्णकटिबंधीय का। चलिए आगे देखते हैं। शंकुधारी वन क्या होता है? शंकुधारी वन जो है शंकुधारी कॉन्फेरियस फॉरेस्ट अधिक वर्षा पर प्रबल मौसमी यानी कि जलवायु अधिक ठंडे क्षेत्र जहाँ ठंडे मौसम वाले दिन में अधिक और गर्मियों के दिन में थोड़ा होता है यहाँ। और जिसकी विशेषता यह है कि उनमें बेरियल शंकुधारी वृक्ष वन मिलते हैं। और पारा महाद्वीप ट्रांसिकेटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शंकुधारी वृक्ष वन मिलते हैं, जिसे पारा महाद्वीप होता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ के पौधे सदाबहार स्पीज मिलते हैं, और जैसे स्प्रूस, पीसिया एवं क्रॉक ऐसे या और चीड़ वृक्ष की पाइन, स्ट्रॉबेरी और इलिक्स भेरिया, चिरीच, लाल लोमड़ी एवं फैनिक गिलहरी, उभयचर जैसे प्राणी पेड़ के और मेढक के तालाब में जैसे जंतु मिलते हैं। यहाँ पे जो है इस प्रकार के उभयचर यानी जो जीवित मतलब जानवर सब मिलते हैं उस प्रकार के मिलते हैं। उसके बाद शंकुधारी वृक्ष जो है सुइयों से उत्पन्न, देखिए शंकुधारी मतलब वृक्ष क्यों बनता है? तो कहता है सुइयों से उत्पन्न करकट से धीरे धीरे विच्छेद होने से उसमें उस पोषण पदार्थ की मात्रा अधिक न होने के कारण यहाँ की मृदा पोषण की कमी होती है। ये मृदाएं क्या होती है? अम्लीय होती है तथा इनमें से खनिज की कमी होती है। क्या होती है दोस्तों? तो इसमें खनिज की कमी होती है। बैरल वन उत्पादनशील एवं सामुदायिक में स्थापित किसी जीव
जीवों की तुलना में कम होती है। शीतोष्ण पर्णवती एवं टेम्परेट डिस्केसस फॉरेस्ट। शीतोष्ण वन विशेषता यह है कि मध्यम दर्जा की जलवायु पाई जाती है और चौड़ी पत्ती वाली पर्णपाती यानी डेडिकस वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बसंत के आगमन पर नई पत्तियों का जन्म देती है। ये वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, चीन व जापान सहित चिली एवं ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में पाए जाते हैं। कहता है जहाँ शरद ऋतु ज़्यादा ठंडक पड़ती वहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि यहाँ जो है वर्षा ज़्यादा होने के कारण इसका जो है शंकुनुमा वृक्ष होता है। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ की वर्षा की रेट भी बहुत ज़्यादा है। कहता है यहाँ हर साल एक जैसे वर्षा होती रहती है। यह वृक्ष काफ़ी लंबे लगभग 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं। ये जो है वृक्ष 40 से 50 मीटर ऊंचे तक होते हैं। कहता है और इसकी पत्तियां पतली और चौड़ी होती है। इसकी पत्तियां जो होती है पतली और चौड़ी होती है। इसमें जीवों के प्रमुख जीनोस एवं मोपले, एसर, बीज यानी फंगिस, ओका एवं होकरी, बासूट एवं स्टेन कैस्टियन ऐसे पॉपुलस शामिल हैं। जैसे कि हिमालय के कुछ स्थान पर प्रमुख वनस्पति है शंकुधारी वृक्ष, सीड्रस, जूनिपर के पेड़ एवं रेडोडंड्रन, साहित्य तथा विलो के सेक्सेलियस आदि हैं। शीतोष्ण वन में रहने वाले जंतुओं में हिरण, भालू, गिलहरी एवं धूसर लोमड़ी एवं वेबकैट्स, जंगली पारू पक्षी एवं जिसे कठफोड़ा भी कहा जाता है, वुडपीकर मुख्य रूप से समानता पाए जाते हैं। आकोसो, रुकियों एवं केचुआ, घोंघा एवं पीलियों के आर्किटेक्ट कीट एवं कैसरूप भूचर जैसे कोट एवं सलामेट, मेढक, क्रिकेट मेढक एवं सर्पदीप एवं जैसे कछुए, छिपकलियाँ, सांप तथा स्तनधारी, स्कून, रेकुनू एवं ओपोस, सुअर, पहाड़ी इत्यादि और पक्षियों की श्रृंगली, उल्लू यानी हॉर्नबिल, हॉक, बाजिया इत्यादि शामिल है। शीतोष्ण होता है सदाबहार वन, यानी सदाबहार वन में क्या होता है शीतोष्ण वन यानी सदाबहार वन। कहता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। विश्व की कई भागों में भूमध्यसागरीय किस्म की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता उष्ण शुष्क एवं ठंडे नमक शीतकाल तथा इनमें से सामान्यतः कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और कहता है जिनकी पत्तियां कई सुइयों की तरह या चौड़ी होती है। इसमें हम लोग को मेपल एवं आतिथ्य शामिल है। झाड़ियाँ 3 से 4 मीटर ऊंची होती हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन आरंभ वन एवं टेम्परेट एवरग्रीन वुडलैंड एवं चैरपेल में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जंतुओं जैसे खच्चर होता है, हिरण होता है, ब्रूस होता है, खरगोश होता है, कुष्ठ चूहा होता है, चंपक होता है, छिपकली होता है इत्यादि होता है। शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, यानी चौथा नंबर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में कैसा होता है शीतोष्ण वर्षा, यानी कि शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, यानी कि इस वन में किसी अन्य प्रकार की वन से अधिक ठंडा होता है। यानी वर्षा प्रचुर वन से ठंडा होते हैं और ऋतुओं के अनुसार ताप में वर्षा का स्पष्ट अंतर होता है। इसमें जब मतलब ऋतुओं के अनुसार इसमें तापमान भी डिफरेंट होता है। यहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु कोहरा बहुत ही अधिक पड़ता है। यानी कि यहाँ जो है वर्षा अधिक होती है परंतु कोहरा बहुत कम पड़ता है। यानी कि वर्षा तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कोहरा यानी कि शीत जो है कम गिरता है, जो स्वयं वर्षा की तुलना में पानी की अधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पौधे और जंतुओं की विविधता अपेक्षाकृत एवं अधिक वर्षा स्थलों में अपेक्षा काफ़ी कम होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा
प्रचुर वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये वन वृक्ष में पाए जाने वाले सबसे अधिक विभिन्न समुदाय में गिने जाते हैं। यहाँ ताप की आर्द्रता दोनों ही उच्च होते हैं और वर्षा लगभग एक जैसे रहते हैं। लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ का जो वर्षा होता है उष्ण कटिबंध वर्षा प्रचुर यानी कि पूरा होता है। यहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह समांतर रूप से वर्ष भर होती रहती है। कहता है उष्ण वर्षा जो है वनों में पाए जाने वाले कोषरुकीय वृक्ष, पासी उभयचर एवं रोकोफोरस एवं मालोबेरिक्स, जलीय सिर्फ एवं एक्वाटिक रिपेटिकल, कैमिनियलिन एवं एग्रोमिड एवं केरल एवं छिपकलियाँ और सांप। कई स्पीशीज पक्षियों और स्पीशीज स्तनधारी जैसे तेंदुआ बिल्लियों और एंट ईटर्स विशालकाय उड़ान गिलहरी, बंदर एंसेल्थ आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मौसमी वन, ट्रॉपिकल एंड सीजनल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय मौसम वन एवं क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ की वर्षा अधिक होती है और परंतु यहाँ उष्ण तथा कम कालों से बनी रहती है। अत्यधिक उष्णकटिबंधीय मौसम वन एवं वर्षा का उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से गुना होती है। इसमें सामान्यतः मानसूनी और फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत, सेंट्रल इंडिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया सर्वाधिक ज्ञात एवं उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों का अक्सर बड़े वृक्ष एवं टीक के होते हैं। इन क्षेत्रों में बांस के महत्वपूर्ण चरम झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ जो है बांस जैसे कि वो एक झाड़ी के रूप में देखा जाता है उष्णकटिबंधीय। चलिए, उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन यानी कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ सर्दी और गर्मी के दिनों में ताप की विभिन्नता कम स्पष्ट होती है। यहाँ पे कोई ताप की कोई विभिन्नता स्पष्ट नहीं हो पाती है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उष्णीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे उष्णीय वन पाए जाते हैं और यहाँ की वनस्पति महोगनी, पोम, ओक और मगोलिया और इमली इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष जो होते हैं, कहता है पाइनल ऑर्किड कुल से ढके होते हुए वृक्ष को फर्न, बेल एवं स्ट्रगल एंड जीर, फोकस एरियस आदि के ऋण उष्ण वन जीवन उष्णकटिबंधीय प्रचुर वनों के जंतु में बहुत मिलते जुलते हैं। वनों की महत्व यानी कि वन क्यों जरूरत है। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, कहता है मनुष्य के लिए वन अनेक उत्पादक एवं मनोरंजन का स्रोत है। यानी कि मनुष्य के जीवन में वन जो है एक बहुत ही उत्पादक एवं मनोरंजक स्रोत है। यानी कि मनोरंजन के लिए भी एक स्रोत है। कहता है स्रोत उनकी सांस्कृतिक सभ्यता एवं स्रोत के आधार पर है, रहे हैं। जलाने के लकड़ी स्रोत होने के अतिरिक्त ये विभिन्न कोष्ठीय एवं उद्योग जैसे लुगदी यानी पल्प और कागज, संयुक्त कोष्ठ, कंपोजिट वुड, एरेन एंड अन्य मानव निर्मित रेशे, माचिस, फर्नीचर, शटल और खेलकूद सामान की कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। भारतीय वन बहुत से अन्य उत्पादन भी प्रदान करते हैं, जैसे उस वाष्पशील तेल, औषधि प्रदान करने वाले पौधे, रल एवं रीजेंस तापनीय होते हैं। तेल, खाद तथा कथा और खेत, चीताबाड़ी, खेल को टसर एवं सिल्क इत्यादि है। वन की एक बहुत बड़ा जीव वैज्ञानिक महत्व भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिक तथा विविधता एवं संग्रह स्थल होता है, जिससे कि पृथ्वी और जलवायु के नियमित महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि कहता है वन आपस में खाद्य पदार्थ को उपलब्ध कराते हैं, साथ ही अन्य प्राणियों की अनेक स्पीशीज़ों एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन वर्षा मात्र एक मृदा का जल धारण क्षमता बढ़ाता है, जल चक्रण के नियम करते हैं। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए करकट के जरिए भूमि
पोषण पदार्थ आपस डालते हैं। वन मृदा अपन सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की कटाव, भूसंकलन, लैंड स्लाइडिंग को रोकते हैं और बाढ़ तथा सूखे की उग्रता से कम करते हैं। यानी कि वृक्ष जो है वन जंगली जीव रहते हैं, वनों में जंगली जीव रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है वन आपास खाद्य पदार्थ के रथ वन्य जीव अनेक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वन के साथ स्थानीय वर्षा और मात्रा मृदा के जल धारण क्षमता बढ़ाता है, जल चक्रण का नियमित करता है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो है कर्कट जरिए भूमि को पोषण पदार्थ आपस डालते हैं। वन को मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव एवं और लैंड स्लाइड को रोकते हैं। यानी कि वन की इसलिए ज़रूरत है जैसे कि वह बारिश को यानी कि पूरी जल चक्रण को भी अच्छी तरह से क्या करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद मृदा अपरदन, मृदा जो बारिश होती है कट जाती है, इसके कारण वृक्ष लगाने से क्या होता है, मृदा को कटाव से बचाता है। लैंड स्लाइडिंग यानी कि जब नदी बहती है तो उसकी क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग होता है, यानी कि मिट्टी की कटाव होता है। अगर हम नदी के किनारे किनारे वृक्ष लगा देते हैं तो लैंड स्लाइडिंग की समस्या रुक जाती है और बाढ़ सूखे जैसे उग्रता को कम करते हैं। जैसे वन जंगली जीव आदि को समाज के विभिन्न स्टैंडर्ड पैटर्न पर्यटन का भी काम करता है। टूरिज्म यानी कि की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा संस्कृति की दृष्टि से मूल्यवान होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वन संरक्षण यानी नागरिक कृषि में बढ़ोतरी एवं लकड़ी के दोहन संसार के लिए वनों के लिए एक खतरा है। यानी कि जो वन संरक्षण क्यों जरूरत है, वनों के बनाए रखने के लिए विशेष वन संरक्षण की प्रबंध प्रक्रिया इस्तेमाल में ली जानी चाहिए। वांछित किस्म की इमारती लकड़ी और अथवा कागज का उद्योग में लुगदी उपलब्ध कराने के खास प्रकार के शंकुधारी वृक्ष और लिग्निनस तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों का एक धन्य एवं मोनोकल्चर एवं कृषि के वन मनुष्य में उगाए हैं। मौजूद वन में वांछित एवं लाभों से प्राप्त करने के लिए उनमें से कटाई एवं फेरबदल किया जाता है। इनमें से वृक्ष के निकल बाहर कराने तथा उन पौधे को जो वांछित स्पीशीज़ों के साथ साथ बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। वृक्षों के बीच सफलता बढ़ाना ही एक ही स्पीज एवं वृक्षों के निकल बाहर करना है। छांटना विशेष अधिकार शंकुधारी वृक्ष में पूर्ण रहित एवं निचले शाखाओं का निकाल देना शामिल है। वन प्रबंधक फॉरेस्ट कहता है मैनेजमेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं मैनेजमेंट कहता है वन में लगने वाले आग को नियंत्रित करना एवं शामिल है। वन की ही एक शाखा है जो कि वन वर्धक यानी सोलिकट जिसका संबंध ईंट, साल एवं शीशम के केले जैसे मूल्यवान लकड़ी इमारतें के वृक्ष में लगाने से विकसित करने के लिए उनकी देखभाल करने के लिए अन्य एक धन्य कृषि का पुनर्जनन से है। हम इकाई 5 में वन संसाधन एवं वन से संबंधित उपरोक्त विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कहता है निम्नलिखित में खाली स्थानों को भरें। यानी कि वन जीवों के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं, इसके जटिल यानी कि वन में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। कहता है सदाबहार वन, कहता है वन सदाबहार हो सकता है या हो सकता है, कहता है इसके बाद कहता है उष्णकटिबंधीय, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है देखिए आगे देखिए देख सकते हैं घास स्थल परितंत्र यानी घास स्थल परितंत्र क्या कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। घास स्थल परितंत्र देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहाँ पाया जाता है जहाँ जो है 25 से 75 सेंटीमीटर जो है प्रति वर्ष लगभग वर्षा होती है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा उतना वर्षा नहीं होती है जिस कारण से यहाँ पे घास होता है। जो वन पर्याप्त नहीं होते परंतु वास्तविक मरुस्थल में भी होने वाले वर्षा से अधिक होता है। यानी मरुस्थल में तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इस कारण से उसे मरुस्थल में ना ऐड करके यानी कि अलग से यानी मरुस्थल से ज़्यादा वर्षा होने वाले जगह पर क्या होता है, थोड़ी घास होता है। 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे जो है
वर्षा होती है और यहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में घास होते हैं, जैसे कि रूपी घास वनस्पति जैसे ऐसे स्थान को शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। घास की परत विरल होती है और मुख्यतः इसमें एक वर्षा घास के स्पीज होते हैं। कहता है स्पीज में सावने के मुख्य भेद है। यहाँ पे स्पीज एवं सारी फसलों के केवल संक्षिप्त नम मौसम उत्पन्न होती है तथा वहाँ सावन में चारों अधिकतर घासों का प्राप्त होता है। कहता है जो न केवल नमी वाले मौसम ही उगाती है बल्कि शुष्क मौसम भी थोड़ी थोड़ी उगाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जून जुलाई के शुरू में के दौरान में मानसूनी आने से हर वर्षा वनस्पति की सक्रिय के रूप में वृद्धि होने लगती है और जीव सहित सितंबर से अक्टूबर तक अपनी चरम स्थिति तक वृद्धि कर लेती है। फल उत्पादक एवं नवंबर तक पूरा हो जाता है और उसके बाद पौधे सूख जाते हैं। कहता है उत्तरी भारत एवं उपोष्ण भागों में जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में दूसरी बार वनस्पतियों की वृद्धि होती है। कहता है आर्थिक महत्व, इसका क्या क्या महत्व है देख सकते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल, कुल जमीन का क्षेत्रफल लगभग 2.4% हिस्सा है, परंतु यहाँ का भूभाग जो है विश्व भर में पाई जाने वाली भैंसों के आधा अधिक एवं पशुओं का 15% को बकरियों एवं 15% को भेड़ एवं 4% को जीवन रखने में सहयोग पशुधन एवं के रूप में संपत्ति एवं भारत के निवासियों के लिए जीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पशुधन हमें जलाने के लिए, ईंधन पकाने के लिए, पोषक पदार्थ एवं गांवों में उद्योग के लिए कच्चा माल का उपलब्ध कराता है। इनके पालतू और जंगली शाकाहारी जंतुओं को जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा, गाय, सुअर, भेड़, बकरी एवं भैंस, ऊँट जैसे हिरन इत्यादि की जीवित रहने के लिए घास जीवाश्म एवं महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य भोजन एवं दूध, ऊन, चमड़ा, परिवहन का संसाधन इत्यादि प्रदान करता है। ये मतलब कि घास वन में। कहता है अतिचरण, ओवर रेंजिंग जो है हानिकारक परिस्थितियों को प्रभाव भी होता है, जैसे भूमि पलवार एवं आवरण यानी मौचल ओवर घट भी होता है। सूक्ष्म जलवायु अधिक सूक्ष्म हो जाती है और भूमि की मृदु भूमि एवं पौधे आसानी से उग जाते हैं। कहता है ह्यूमस आवरण, ह्यूमन कवर अनुपस्थित में खनिज अकृत मृदा सतह एवं उन दशाओं में बहुत अधिक नष्ट हो जाता है। जब सतही परत नमी के कारण पोंडली हो जाती है तो इसी सतह एवं पानी की मिट्टी से जाने से रोकती है तथा बह जाने को बढ़ाव देता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। कहता है आप अपने घास स्थल पर महत्व सुझाव समझ पाए होंगे जीवाणु के इसके बारे में। चलिए, इस प्रकार से मरुस्थल परितंत्र क्या होता है। मरुस्थल परितंत्र और से मरुस्थल परितंत्र जैसे उन क्षेत्र में बनते हैं जहाँ की वर्षा जो है, देखिए आप ये एक बात गौर करिएगा, जैसे कि मरुस्थल पहले क्या था, जो 25% से 75% जो होता है तो वो मरुस्थल में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर कम है तो उसमें जो है आपको मरुस्थल ही लिखना होगा। तो मरुस्थल में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम होती है या कभी कभी उन गर्म क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ वर्षा अधिक होती है, परंतु वर्षा भर असमान रूप से वितरित रहती है। और कहता है शीतोष्ण अक्सर जो है वृष्टि छाया रेन शेडो वाले स्थान पर मरुस्थल बन जाते हैं, अर्थात उन स्थानों पर जहां ऊंचे पहाड़ और समुद्र से आने वाली नमी को आने देती है तथा उन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। और कम वर्षा के साथ साथ ताप और उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी कि ताप के उतार चढ़ाव होता रहता है, उसे मरुस्थल बन जाता है धीरे धीरे। देख सकते हैं इस फिगर में किस तरह से मरुस्थल होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कहता चिर अस्थायी पौधे स्पीज एवं जैसे केट्रो घास, झाड़ियाँ, लाड़ियाँ, आर्गन पाइप, कैक्टस और वो पाइप कैक्टस, पैराकाइट्स एवं फॉरेस्ट स्पीज एवं मरुस्थलीय परितंत्र में सभी जगह फैले रहते हैं। नीचे दबे हुए क्षेत्र में नमक एवं विलेप्स वाले सरकोटबस एवं
गीज वुड एवं साबुल और जैसे लवण युक्त घासों का समान रूप से मिलते हैं। वार्षिक पौधे यहाँ भी मौजूद होते हैं। वे केवल अल्प अवधि वर्षा के लिए मौसम के अंकुरित होते हैं। कहता है ये फलता और जनन करते हैं। ये गर्मियों और सर्दियों को अंकुरित नहीं होता है। यह मरुस्थल दशा का अनुकूल है। श्री सर्प एवं कुछ कीट जैसे जंतु मरुस्थल के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि अवधारणा यानी इंटीगेजमेंट एवं अप्रवेश होते हैं। इनके शुष्क उत्सर्जन इन्होंने थोड़ी सी पानी पर निर्भर रहने योग्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए रात्रिचर एवं रोडेंटाकृति के कुछ स्पीजों जैसे बहुत ही संकेंद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है तथा तापमान नियंत्रण का पानी के लिए उपयोग नहीं करती है और बगैर पानी मरुस्थल में रह सकती है। इन समय जंतुओं को समय समय पर पानी पीना चाहिए, परंतु काफ़ी लंबे अरसे तक ऊतक एवं निर्जलीकरण टिश्यूज के सहन के लिए कार्यक्रम के लिए अनुकूल हो सकते हैं। देखिए इसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आया भी था अगले वर्ष, जो कि ये जो है आपका ऐसा कौन सा जानवर है जैसे कि बहुत ज़्यादा मूत्र विसर्जन करती है तथा जो है ताप नियंत्रण के लिए पानी उपयोग नहीं करती है, तो बगैर पानी के मरुस्थल में रह सकती है। तो जैसे ऊँट हो गया, समय समय पर पानी पीना चाहिए, काफ़ी लंबे से अरसों तक निर्जलीकरण होता है और सहन करने के रूप में अनुकूलित होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। और कहता है ये रात्रि चट कृंतकों की कुछ स्पीजें भी सांद्रित इस प्रकार की ये जो है रात्रि चट ये भी एक प्रकार के जीव हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कहता है जल चुकी चलिए देखिए जो है जल चुकी जो है समीकरण एवं कारकों को लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसलिए किसी मरुस्थल के उत्पादक लगभग जो है प्रत्यक्ष रूप से वर्षा का निर्भर करती है। यहाँ की मृदा जो है उपयुक्त होती है तथा सिंचाई मरुस्थल हमारे कुछ सबसे अधिक उत्पादन एवं कृषि भूमि बदल सकता है, जो किसी भी स्थान पर उत्पादक है जहाँ की मृदाएं उपयुक्त होती है। सिंचाई मरुस्थल हमारे सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूमि में बदला जा सकता है। किसी भी स्थान के उत्पादक लगातार सी है या उसे केवल अस्थायी फैला हुआ है। यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कितनी अच्छी तरह से जैव भू रासायनिक चक्रों एवं बायो केमिकल एवं साइकिल्स की सिंचाई को बढ़ाकर ऊर्जा प्रभाव का स्थिर पर पाया जा सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए सिर को कॉन्स्टिट्यूट 2 स्पीच एवं छिपकलियाँ 18 स्पीच एवं कहता है सर्प चिड़ियों एवं ट्विस्टेड लोकरिक्टो एवं स्पीचों छिपकलियों के 18 स्पीच और सांपों के 18 स्पीच पाए जाते हैं। छिपकलियों की कुछ स्पीसीज एवं कैटलिक एवं वर्कस जो कि यूरेनस हवाइजन आर्मोस्टोड एंड हार्डिक नामक रेगिस्तानी टिड्डियाँ परभक्षी होते हैं। तो जो मरुस्थल में स्थानीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, प्रमुख रूप से परभक्षी जो पक्षी गिद्धा और स्पीजो मिलते हैं, जिनका नाम सफ़ेद रुकमोंडो गिद्ध एवं जेम्स एवं बगोलियस गेप्स के रूप में सफ़ेद एवं गिद्ध नेफ्रॉन एवं पैनर्स होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत के रेगिस्तान में मिलने वाले स्तनधारी एवं प्राणियों के स्पीजों को शामिल होते हैं, जिसमें चाहे जैसे पूँछ वाले चमगादड़, लंबेतर, झाड़ू चूहा एवं भारत के रोमयुक्त पैरों में वाला जांजीर एवं जंगली सुअर एवं जंगली बिल्लियों के पैथर इत्यादि आते हैं। कहता है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कहता है देखिए कौन सा जंतु, देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा जंतु जो अवधि में पानी पीते हैं और सक्रिय क्रिया के रूप में लंबे अरसों तक ऊतक निर्जलीकरण कर सकते हैं। शेर, चीता, ऊँट, हाथी। तो इसमें जो ऊँट हो जाएगा।